दोस्तों, पेश है नरक का गुलाम। राधा कॉमिक्स से ये कवर चित्र है दोस्तों। बल्लमगढ़ में गरीब दास नाम का एक गरीब किसान रहता था। किसान का एक लड़का था, रतन। रतन बहुत सुंदर था। गरीबदास रतन का विवाह किसी सुंदर सुंदर कन्या के साथ करना चाहता था। उसने अपने बेटे के लिए बहुत सारी लड़की देखी। आखिरकार रामगढ़ ने एक दुल्हे घनश्याम की लड़की रूपा बहुत पसंद सुंदर अ, बहुत पसंद आई। उसने रूपा के साथ रतन का विवाह कर दिया। विवाह के अवसर पर रूपा का पिता धनराम से धनश्याम ने गरीब राम से कहा, मेरे पास दे देने के लिए कुछ भी नहीं है समझी जी। अरे आप इतनी सुंदर गुणवती कन्या दे रही हो तो हमारे लिए यही बहुत है। रूपा बहुत ही सजीव चित्र बनवाने में दक्ष है। वो चित्र असली प्रतीत होता है। यह बुनाई कढ़ाई में भी निपुण है समधी जी। अगर हमारे भाग्य में संपन्नता लिखी है तो आपकी लड़की हमारे घर पहुंचकर हमारा भाग्य बदल जाएगा। मगर जैसे गरीबदास अपने समधी से कहा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि इस बार जबरदस्त भूखा पड़ा। सारी फसल सूख गई। न खेत न बार दगा दे गई दिया, मगर दाल रोटी का प्रबंध करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा बेटे। रतन और गरीबदास ही नहीं, अपने घर की हालत रूपा भी कम परेशान न थी। क्या करूं, घर में परेशानी दूर है। चरखा चरखा कैसा है, इसे सासू माँ से सूत काता करती होगी। और उसी शाम रूपा ने अपने पति रतन से कहा, सुनो जी, घर में एक चरखा है, उस पर रुई ला दो, मैं एक चादर बनाऊंगी। यहाँ घर में खाने के दाने नहीं हैं पड़े हैं, तुम चादर बनाने की सूझ रही है। भला क्या करोगी चादर का? मेरी बनाई चादर तुम बाजार में बेचाना, 4 पैसे मिलेंगे, परेशानियों के दिन आसानी से कट जाएंगे। बात तो तुम ठीक कहती हो, ठीक है, कल ही रुई ला दूंगा। और बात रतन के दिमाग में जम गई। उस दिन अगले दिन ही रुई का प्रबंध कर लिया। और रुई तो मैं ले आया, मगर अगले महीने रुई के पैसे चुकाने होंगे। भगवान ने चाहा तो ये पैसे हम इसी महीने चुका देंगे। और रूपा ने रुई को सूत काता, फिर एक सुंदर चादर बनाई। और चादर इतनी बेहद लुभावनी कढ़ाई की थी। चादर तुम बेच आओ, मगर अपने गांव से बाहर इसे मत बेचना। शहर में जाओ और बड़े आदमी को बेच दो। यदि तुम्हें इसका दाम पूछे तो क्या बताऊं? कह देना ही खुद ही चादर देख कर दाम लगा लीजिए। बेफिक्र रहो, पैसे वाला इसके कम दाम नहीं लगाएगा। रतन चादर को लेकर शहर के बाजार में गया। वहाँ लोगों ने पटड़ियाँ लगा रखी थी। पटड़ियाँ में ढेर सारे की भांति भांति का सामान था। रतन केवल चादर चादर लिए ही एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ खामोश खड़े रहने के बाद, यूं खड़े रहने से कोई मेरी को देखेगा भी नहीं, मुझे जोर जोर से आवाज़ लगानी होगी। और फिर, चादर ले लो, चादर राजा चादर राजा महाराजाओं के घर में बिछानी जाती, चादर ले लो चादर। और रतन की आवाज़ लगाने पुकार पर असर हुआ और एक अमीर उसके निकट आया। उसने चादर देखी। कितने की है चादर? मैं क्या कहूँ, आप खुद चादर देख कर कीमत बता दीजिए। उन्हें चादर तो वाकई राजा महाराजाओं के घर में बिछाने लायक है। इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। शर्त पर एक शर्त है, तुम 15 दिन के अंदर मुझे एक और चादर तैयार करवा कर देनी होगी। ठीक है, मैं तैयार करवा दूंगा। और फिर चादर बेचकर रतन खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया, 15 दिन बाद एक चादर और देनी है। मैं ये हफ्ते भर में एक और चादर तैयार कर दूंगी। और
रूपा दिन रात में चादर तैयार करने में जुट गई। और फिर यह चादर तो बड़ी शानदार है, मैं तो मंत्री जी को भेंट करूँगा। इस चादर पर बने चित्र ऐसे हैं जैसे बिल्कुल सजीव, एकदम जीती जाती पक्षी, लाजवाब। और उसने अमीर सेठ सरदारी चादर लाकर चादर महामंत्री चतुर्सेन को भेंट कर दी। वाह क्या चादर है, तुम एक चादर और तैयार करवाओ, मुझे 2 चादर खरीदनी, लाला मुंह मांगी कीमत दूंगा। चादरों का जोड़ा महाराज को भेंट करूंगा, महाराज खुश हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने एक चादर बनवाने के लिए चादर वाले को पहले ही कह दिया था। ठीक है महामंत्री जी, 15 दिन बाद एक चादर और लाकर तैयार करवा दूंगा। और 15 दिन बाद रतन चादर लेकर सेठ सरदारी लाल के पास पहुंचा। भाई तुम्हारी चादर मुझे बहुत पसंद आई, तुम मुझे ऐसी ऐसी चादरें तैयार कर दो। हाँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? सेठ सरदारी लाल ने चंदन के अपने घर का पता खुद बता दिया और यह भी बता दिया कि चादरें उसकी पत्नी तैयार करती है। प्रशंसापूर्वक वो अपने घर पहुंचा। तुम्हारे हुस्न ने हमारे दिन बदल दिए रूपा, मैं सपने में नहीं सोच सकता था हम चादर इतनी कितनी कीमत मिल जाएंगी। और सेठ सरदारी लाल दूसरी चादर प्रधानमंत्री चतुर्सेन को दी तो महामंत्री ने चादर का जोड़ा बल्लम सिंह राजा भानु प्रताप को भेंट किया। वाह क्या शानदार चादरें हैं, जी चाहता है बनाने वाले कारीगर के हाथ चूम लूं। हमें इसे बनाने वाले कारीगर से मिलना है। चाहते प्रधानमंत्री कहाँ रहता है वो? और मंत्री लाल ने अपनी पत्नी और चादर बनाने वाले को बता दिया। और महामंत्री ने राजा रतन को उसकी पत्नी और चादर तैयार करने के बारे में बताया। ओह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी जिसकी ये चादर तैयार की हैं। और राजा भानु प्रताप ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा बलवंती इच्छा दिल में रूपा देखने की पैदा हो गई। अगले दिन वेश बदल कर वह रतन सिंह के यहाँ पहुंचा। और रतन सिंह उस समय रुई लेने गया हुआ था। पिताजी खेत में गए थे, अकेली रूपा थी। दरवाज़ा खोला। कहिए क्या क्या कहूँ, तुम्हें देखकर तो अपना सब कुछ भूल गया। सुंदरी क्या बकती हैं आप, जानते नहीं मैं शादीशुदा औरत हूँ, जाइए दफा हो जाइए यहाँ से। और राजा भानु प्रताप बुरी तरह अपमानित करने के बाद रूपा ने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। रूपा को देखते राजा भानु प्रताप की नींद आराम होगी। मामूली किसान रतन की पत्नी, ओह मेरी पत्नी होनी चाहिए, मगर कैसे? अगले दिन राजा भानु प्रताप मंत्री चतुर्सेन से बताया, हम उस रूप सुंदरी के बिना नहीं रह सकते महामंत्री। तुरंत ही महाराज। किंतु महाराज यदि आपने जबरदस्ती अपनाए तो जनता पर बुरा असर पड़ेगा। फिर भी हम क्या करें, कोई उपाय सुझाइए। सोचने के लिए मुझे कुछ थोड़ा वक्त मोहलत दे महाराज। ठीक है, आपको 3 दिन कोई तरकीब सुझाइए और रतन को हमारे रास्ते से हटा दीजिए, जल्दी पत्नी को अपना बना सके, वरना हम यही समझेंगे कि आप प्रधानमंत्री पद योग्य नहीं है। उप चौधरी महाराज को बैठ कर मैंने अपनी मुसीबत खड़ी कर ली। प्रधानमंत्री घर पहुंचा और उदास होकर बैठ गया। प्रधानमंत्री के घरेलू नौकर हरियाल ने कुछ क्षण बाद उसके लिए पे लिया, वहाँ लिया। शरबत पीजिए मालिक, ये शरबत मुझे पी रहा है रिया। आज हमारा मन बहुत उदास है। क्यों मालिक, गुस्ताखी माफ़ करो, परेशानी बताइए, परेशानी दूर कर सकूं। यह मैं समझ लो कि हमारी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कर मालिक, नौकर बेचारा क्या सलाह देगा। यह सोच प्रधानमंत्री ने उसे पूरी बात बताने में अर्ज समझी, पर कुछ
सब कुछ सुनकर रिया ने तुरंत पूछा, यह रतन आदमी कैसा है, क्या करता है? प्रधानमंत्री रिया के रतन के बारे में बताया। तो मालिक, मुझे नहीं लगता यह रतन बहुत चालाक व्यक्ति होगा। क्यों ना आप उसे किसी मुश्किल काम से कहीं भेजे थे, ऐसे काम पर जहाँ उसका जीवित लौट कर आना असंभव हो। यदि वह मर गया तो उसकी पत्नी महाराज किसी तरह शादी करने का जुगाड़ बिड़ा सकते हैं। वाह, सुझाव तुम्हें अति उत्तम है। अगले दिन प्रधानमंत्री ने यही सुझाव राजा भानु प्रताप को दिया। वाह प्रधानमंत्री जी, जवाब नहीं तुम्हारा, क्या उपाय सोचा है? हम खुद अपने हाथों कोई गुनाह करने से की आवश्यकता नहीं है। हम रतन को डाकू जालिम सिंह को पकड़ने लाने का काम सौंपते हैं। फिर क्या फिर क्या था? जैसे ही राजा प्रधानमंत्री की योजना और अनुसार रतन सिंह को दरबार में बुलाया। भाई रतन सिंह, हमने सुना है तुम बहुत अक्लमंद आदमी हो। आपका सेवक हूँ महाराज। अच्छा, तो अब यदि तुम्हें कोई मुश्किल काम सौंपे तो करोगे? कोशिश तो अवश्य करूँगा महाराज। मेरी कोशिश होगी कि आपका दिया काम पूरा कर सकूँ। तो ठीक है, हम जानते हैं कि डाकू जालिम सिंह बड़ा चालाक डाकू है। तो हमारी सेना बहुत कोशिश करती है पर वह अड्डों का पता नहीं लगा पाई, गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। हम चाहते हैं तुम अपनी अकल सूझबूझ से उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। मैं हाँ, तुम याद रखो, अगर तुमने खुद ही अभी कहा था कि तुम हमारा दिया काम पूरा करोगे, इसलिए डाकू जालिम सिंह को पकड़ने के मकसद असफल रहे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। रतन सिंह उस रोज बेहद उदास होकर अपने घर गया। क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत उदास दिख रहे हो? रूपा बहुत पूछने पर रतन सिंह ने बताया। तो घबराते क्यों? आप डाकू जालिम सिंह को पकड़ने की कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और रतन की बुद्धिमती पत्नी ने रतन को एक तरकीब बताई। अगले दिन, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया, क्या हुआ भाई? अरे घर में डाकू जालिम सिंह ने हमारा सब कुछ लूट लिया। उसके हमें अप्सरा सी औरत, उसके साथ जो अप्सरा सी औरत थी, तो पहले ही गहने और उतार ले गई। जब खबर डाकू जालिम सिंह तक पहुंची, अरे सरदार बल्लमगढ़ में किसान के यहाँ कल डाका पड़ गया। क्यों रे सांबा, क्या खबर लाया है? और उसका कहना है कि डाकू जालिम सिंह ने डाका डाला और उसके साथ एक अप्सरा सी औरत थी। अप्सरा सी औरत रात को? हाँ हाँ, क्यों बेका लिया? सुना तुमने? सुना सरदार, मगर आप तो बजरंग बली के भगत हो, ब्रह्मचारी औरतों को मिलो दूर रहते हो। हाँ, मगर वह अप्सरा सी औरत कौन थी जो हमारे नाम एक किसान की अंडा कहती डाल? हम जो जानना चाहते हैं, मगर उसने बारे में तो किसान ही बता सकता है सरदार, जिससे यहाँ डाका पड़ा है। ठीक है, फिर हम खुद किसान से मिलने जाएंगे और हम अकेले खुद मिलकर आएंगे। और उसी रात, पिताजी आप जरा उठकर देखिए, इतनी रात बीते कौन आया है। अच्छा, मैं देखता हूँ। कौन है भाई? हम हैं राजा भानु प्रताप सिंह के दूत, वीर बहादुर सैनिक के वेश। यह डाकू जालिम सिंह को पता न था कि वहाँ पे छुआड़े में लाठी लिए उसके सिर पर पहुँच गया। कहो भाई, क्या बताते हो बूढ़े? हमें पता चला कि तुम्हारे यहाँ डाका पड़ा है। हाँ भाई, पड़ा है डाका। डाकुओं के बारे में क्या जानता है तू? किसने डाला है डाका? कितने लोग थे? कैसे लगते थे? बोल चाल कैसी थी? बस बस, इतने सारे प्रश्न मत करो भाई, कुछ मालूम हो तो। मैं तो सो डाकू को नहीं देखा, तभी मैंने देखा था। तड़ाक,
धड़ाक। सच बता कौन है, वरना गला घुट के मार डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जालिम सिंह, मगर तुम्हारे यहाँ डाका नहीं डाला। मुझे मालूम था डाका तुमने ही डाला, मगर हम चाहते थे अब तुम कोई डाका नहीं डालो। रूपा जरा रस्सी लाना। और फिर अगले दिन डाकू जालिम सिंह को रस्सियों में जकड़कर रतन सिंह दरबार में पेश कर दिया। डाकू जालिम सिंह हाजिर है महाराज। क्या? रतन सिंह द्वारा डाकू जालिम सिंह को बंदी बना लाने के राजा भानु प्रताप का बक्का रह गया। उसने प्रधानमंत्री से सलाह दी, अब क्या किया जाए प्रधानमंत्री, कोई और उपाय सोचना महाराज। ठीक है, आज रतन सिंह इनाम आदि देकर विदा करते हैं, आप उपहार लीजिए। और राजा भानु प्रताप ने रतन को बहुत सारा इनाम देकर विदा कर दिया। और महाराजा चतुरसेन ने एक बार फिर 3 दिन मोहलत दे दी। अब मालिक आज फिर आप उदास हो, ऐसी क्या बात हो गई? और महामंत्री हरिया ने सारी बात बताई। एक सलाह दूं मालिक? हाँ अवश्य दो मालिक। इस बार रतन को हुक्म दीजिए कि स्वर्ग में जाकर महाराज के स्वर्गवासी पिता का हालचाल लेकर लौटे। कल तो ठीक है, स्वर्ग जा ही नहीं सकता तो अगर जाएगा तो वापस कैसे नहीं आएगा? स्वर्ग जाने के लिए उसको मरना पड़ेगा। बात तो तुमने पते की कही है हरिया, महाराज को पसंद आई तो बात तो कोई बात है। और प्रधानमंत्री अपने नौकर की मूर्खता सलाह पसंद आ गई। और फिर उसने स्वार्थ अंधे राजा भानु प्रताप को यह सलाह पसंद आ गई। वाह, जवाब नहीं महामंत्री, बहुत बढ़िया उपाय है सुझाया तुमने। और फिर राजा भानु प्रताप को एक बार फिर रतन सिंह दरबार में बुलाया और उसके साथ राजमहल में गुप्त मंत्रणा कक्ष में पहुंचे। रतन, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, असंभव काम को भी संभव कर सकते हो। नहीं महाराज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक मामूली की झूठ मत बोलो। तुमने डाकू जालिम सिंह को पकड़ने का असंभव से संभव कर दिखाया। पर महाराज मैं मगर महाराज, अरे अगर मगर कुछ नहीं, तुमने हमारा बहुत गोपनीय कार्य करना है। और खबरदार किसी को बारे में आप सब एक भी शब्द कहा तो। आखिर महाराज मुझसे चाहते क्या? मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाकर हमारे स्वर्गीय पिता का हाल चाल मालूम करके आओ। स्वर्ग जाकर आपके पिता का हाल चाल मालूम? अरे हाँ, और इसके लिए तुम्हें 2 महीने का वक्त देते हैं। यदि 2 महीने में तुम स्वर्ग जाकर हमारे पिताजी की देख रेख नहीं आए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे जाएगा। बेहद परेशान हालत में रतन अपने घर पहुंचा और चेहरा देखकर पत्नी रूपा समझ गई कि उसका पति किसी मुसीबत में फंसा है। क्या बात है जी, आप मुंह क्यों लटकाए हुए? अब तो मेरा सिर धड़ से अलग होकर रहेगा रूपा। क्यों बोला? ऐसा क्या अपराध किया आपने? मैंने कोई अपराध नहीं किया, परंतु महाराज ने इस बार काम ही ऐसा दिया है। क्या काम सौंपा है, जरा मुझे तो बताएं। और फिर रतन सिंह ने सारी बात बताई। फिलहाल तो आपकी मुश्किल हल हो गई समझो। मैं आपके लिए एक तरकीब बताती हूँ। और रूपा ने रतन सिंह को तरकीब बताई और बोली, अगर मुझे लगता है कि महाराज आपको आगे भी परेशान करेंगे, आप एक काम कीजिए, किसी तरह महाराज को अपने पिताजी का चित्र हासिल कीजिए। फिर मैं भला चित्र को महाराज के चित्र का हासिल करके तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले चित्र महाराज ही देंगे, आप ऐसा कीजिए। अगले दिन फिर रतन दरबार में पहुंचा और राजा भानुपुत्र प्रताप से गुप्त मंत्रणा कक्ष में ले गया। हाँ भाई रतन, कहो क्या कहना है? महाराज, मैं 4 दिन बाद शुभ मुहूर्त है स्वर्ग यात्रा के लिए जा रहा हूँ, परंतु एक समस्या है। क्या? आपके पिताजी को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए उसका कोई चित्र चाहिए। एक चित्र आपका भी। मेरा चित्र क्यों भला? ताकि आपका चित्र आपके पिताजी को दिखा
कर आपका विश्वास दिला सकूं कि आपका भेजा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चित्र दिलवाता हूँ। और फिर चित्र लेकर रतन सिंह अपनी पत्नी के हवाले कर दिए। भानु प्रताप ने अपने पिता का चित्र और अपना चित्र दे दिया। राजा भानु प्रताप का चित्र देखकर रूपा की नीयत के बारे में सब कुछ समझ गई और उसे पहचान गई। और फिर 6 दिन पश्चात रूपा द्वारा बताई योजना के अनुसार रतन सिंह राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, आपको आशीर्वाद से आपके पिताजी के दर्शन कराया। जी महाराज, मगर खेद है, मैं आपकी हालात बयान नहीं कर सकता। क्या? क्यों नहीं कर सकते? मुझे डर है कि आपके पिताजी की हालत जानकर आप नाराज हो जाओगे। यदि आप अपने अभयदान देने का वचन करें तो मैं सच बात कहने की मत करूं। ठीक है, हमने तुम्हें अभयदान। बताओ हमारे पिताजी की क्या हालत है? उसका हाल बहुत बुरा है महाराज, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में नहीं है? कहाँ है मेरे पिताजी? नरक में है, वहाँ पे बड़ी बुरी हालत में है। उसकी स्थिति नरक के गुलाम सी है। नरक में बहुत दिन रात काम करना पड़ रहा है। क्या बकते हो? मेरे पिता नरक में भला कैसे हो सकते हैं? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ महाराज, आपके पिता खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने राजकाल में ऐसा किया, कैसा भुगत रहे हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता था महाराज आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए आपके पिता से वादा करके आया हूँ, आपके साथ लेकर दर्शन करवाने लाऊंगा। ओह, तो मेरे पिताजी यह सुनकर क्या बोले? वह क्या बोले उन्होंने, मैं जानता था मेरे बेटे की ज़िंदगी के कभी कोई पाप नहीं किया होगा, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। इसका मतलब यह सब क्यों नहीं कहा मेरे पिता से? वह बता रहे हैं कि महाराज यदि किसी ने भूल से भी कोई पाप किया या किसी का दिल दुखाया हो तो वह नरक में जाने के बाद वापस नहीं लौट सकता। बाप रे, अगर इसकी बात सच हुई तो मैं नरक में जाकर फंस जाऊंगा। मगर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ रतन, मेरे पीछे काम कौन देखेगा? सारे राज्य अन्यथा फैल जाएगी। मगर इसमें कोई बहाना नहीं करके टालना होगा। ऐसा है, तुम्हारे साथ मंत्री जी को भेज देता हूँ, जैसा आप चाहें। किंतु आप बता किंतु एक बात तो और है, आपके पिताजी चूंकि नरक के गुलाम बने हुए हैं, उसके पास अन्न भी नहीं है, खर्चा करने के लिए मुद्राएं भी नहीं है। अतः महामंत्री जी के साथ अपना पिताजी को आराम पहुंचाने के लिए कुछ कुछ भी देना चाहूँ तो भेज दें। ठीक है, प्रधानमंत्री को बुलाइए, मैं उनके साथ तुम्हारे साथ भेजता हूँ। और फिर राजा ने प्रधानमंत्री चतुर्सेन और रतन को भेज दिया। उसके साथ एक बैलगाड़ी, अनाज और ढेर सारे आभूषण तथा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी। और घने जंगल में पहुंचकर एक स्थान पर बस महामंत्री जी, अब यहाँ से आगे पैदल जाना होगा। और जंगल के निकट पहुंचकर रतन सिंह ने बैलगाड़ी चलाकर गाड़ी वापस भेज दी। आप यहाँ दड़ी मुंह में रख लीजिए, आपको रास्ते में जादू से तय करना होगा पड़ेगा। जादू से तय? क्या तुम जादूगर भी हो? जी हाँ, आपको भेड़ बकरी या कुत्ता बना दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, ठीक है। और दड़ी मुंह में रखते ही और सुदर्शन बेहोश हो गया। और फिर जब महामंत्री को होश आया तो चारों तरफ दृश्य देखते हुए मंत्री के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, नरक नहीं नहीं, मैं सचमुच नरक में आ गया हूँ। और महामंत्री वहाँ नरक में बहुत दृश्य देखे और देखा महामंत्री जी कितना बुरी जगह है हुआ। अब जरा उधर देखिए, बूढ़ा को देखी और प्रधानमंत्री का सिर घुमा और देखा तो हक्का बक्का रह गए। अरे, ये तो महाराज भानु प्रताप के पिता उदय प्रताप हैं।
और रतन ने चला कहा, ए यमदूत जरा ठहरो, रुको। ये महाराज उदय प्रताप को कुछ बात करना चाहते हैं। बात कर सकते हैं, मगर जितनी देर तुम बात करोगे उतना गाड़ी कौन खींचेगा। मेरे पास एक आदमी है यहाँ, प्रधानमंत्री जी, थोड़ी देर के लिए गाड़ी आप जुट जाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं ठीक। तो सोच लीजिए, महाराज को कुछ को पता चला तो आपके पिताजी क्षण भर के लिए आराम भी नहीं दिख कर सके तो आपको नाराज होंगे। अच्छा अच्छा, मैं जुटता हूँ गाड़ी से, तुम उदय प्रताप से बात करो। और प्रधानमंत्री गाड़ी से जुट गया और आगता हुआ यमदूत उस पर तवा तोड़ कोड़े बरसा रहा था। आह मर गया, आह मर गया। उधर रतन ने गाड़ी जुटी भानु प्रताप से बुलाकर तेज आवाज में बात करनी शुरू कर दी। महाराज, आपके पुत्र ने भानु प्रताप ने भेजा है, आपके लिए बहुत सारा अनाज भी भेजा दिया, नरक में महाराज के हवाले कर दिया है। ठीक है ठीक है, अगर नरक के महाराज पसीज गए तो मैं नरक का गुलाम हरगिज नहीं करूँगा। और महाराज, आपके पुत्र जानना चाहता है कि कोई कष्ट तो नहीं है। अपने पुत्र को संदेश देना चाहते हो, कष्ट तो नहीं है। तुम देख रहे हो, पल्लमगढ़ के राजा हुआ करता था, नरक का गुलाम बन गया हूँ, पाप मैंने किए थे, इसका दंड भोग रहा हूँ। अब मैं यहाँ यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा सब गलतियाँ न करे। मैंने करी थी, प्रजा को कष्ट दिए थे, किसी को बुरा व्यवहार न करे, वरना उसे भी यही बरसना पड़ेगा। पल्लमगढ़ का राज करने के बावजूद नरक का गुलाम बनना पड़ेगा। और उधर प्रधानमंत्री के पीठ पे कोड़े पड़ रहे थे, हाय मर गया, हाय मर गया, मुझे बचा लो। और प्रधानमंत्री ज़्यादा देर तक कोड़े की मार न सहन सका और बेहोश हो गया। रतन सिंह ने उसे कंधे पर डाला। अब मैं चलता हूँ, मेरे आप लोग भी बल्लमगढ़ राज्य छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बेफिक्र रहो बेटे। और रतन सिंह के जाने के बाद रूपा, बेटी, अब तुम्हें यमदूत बनने की रहने की जरूरत नहीं है। मैं चोरों से लकड़ी और चादरें उतारता हूँ, तुम अपना यमदूत वाला रूप त्याग दो। और फिर राजा भानु प्रताप के पिता बने रतन सिंह के पिता गरीबदास और यमदूत बनी रत्ना की पत्नी ने अपना अस्तित्व रूप धारण कर लिया। और वह दृश्यों को, सजीव चित्रों को, चारों तरफ पेड़ों पर लटकी चादरों को वहाँ उतारी और राजा भानु प्रताप द्वारा भेजी गई बैलगाड़ी और सारा सामान समेटा और बैलगाड़ी को सीधे बल्लमगढ़ की सीमा के बाहर निकालकर रामगढ़ की ओर ले चले। उधर प्रधानमंत्री ने चतुरसेन को जब होश आया, होश में आ गए, आपको बड़ी मुश्किल से बचा कर लाया हूँ, महाराज ने तो आपको मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। क्या मतलब? मैंने महाराज से कहा था कि सिर्फ वही व्यक्ति मेरे साथ नज़र ना जा सके जो कभी पाप ना किए हो। यदि भूल से भी किसी ने पाप किया हो तो वह नरक में जाकर वापस नहीं लौट सकेगा। और इसलिए महाराज ने अपने साथ लाना चाहता था। न महाराज ने राज दुआई देकर स्वयं चलना स्वीकार न किया। खैर, आपको यमदूतों की पकड़ से बचाने के चक्कर में मैं अपने घोड़ों से भी हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है रतन, घोड़े तो मैं तुम्हें और भी दे दूंगा, और तुम मुझे नरक में पड़े रहने से बचा लिया, इसका इनाम भी तुम्हें अवश्य दूंगा। और फिर रतन महाराज सुदर्शन के दरवाजे में पहुंचा। कहो रतन, प्रधानमंत्री मिलवा कर लाए मेरे पिता से। जी महाराज, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश? यही, यदि आप उनकी तरह नरक का गुलाम बनना नहीं चाहते तो अपनी प्रजा के साथ मीठा बर्ताव करो, किसी
को तकलीफ न पहुंचाएं। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन है तुम नरक में मेरे पिताजी से मिलने कर आए हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज। प्रधानमंत्री की पीठ देखकर आपको यकीन हो जाएगा। पीठ देखकर क्या मतलब? थोड़ी देर बाद तब आपको आपके पिता की पीठ पर पड़ने वाले कोड़े महामंत्री ने खाए हैं। रतन सिंह सही कह रहा महाराज। और जब महाराज चतुरसेन ने रतन की बातों का समर्थन किया तो भानु प्रताप के कहने पर पीठ के कोड़े के निशान दिखाए तो राजा स्वतंत्र रह गए। उसके बाद उसी रात प्रधानमंत्री चतुरसेन ने एक घोड़ा व ढेर सारे उपहार देकर रतन सोमवार बल्लमगढ़ की सीमा पार कर रामगढ़ की ओर बढ़ गया। और उसके बाद रामगढ़ पहुंचने पर उसने अपने ससुर घनश्याम और उसकी बेटी समधी दामाद का हार्दिक स्वागत किया। तुम सब के लिए यही ज़मीन और मकान का प्रबंध कर दिया है बेटा। तुम्हारी बेटी बहुत गुणी है। धनराम बड़े सजीव चित्र बनाती है। प्रधानमंत्री जी खूब बेवकूफ़ बना, परंतु रूपा कंगाल जड़ी का भी इसने बहुत कारण प्रधानमंत्री की सोच समझने की शक्ति बुद्धि सब कुछ समय के लिए बेकार हो गई। आप भी गजब के कलाकार हैं पिताजी। मेरा बनाया राजा उदय सिंह का मुखौटा पहनकर तुम भानु प्रताप के बाप बिल्कुल बढ़िया काम किया। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉमिक्स थी।